परागकोश का संवर्धन तो हमने पढ़ लिया था पूरा। अब देखो भाई, वही है, परागकोश का कौन सा हिस्सा लिया है वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर पराग कण लिए हैं तब तो पौधे जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, अगुणित। ये कंडीशन है कि नहीं। तो अगर देखो भाई, ये क्या है, इधर टैपिटम होती है ना सबसे अंदर वाली परत, जो पोषण देने का काम करती है पराग कणों को। अगर आपने टैपिटम की कोशिकाओं को संवर्धित किया है तो जो पौधा बनेगा वो 2n टाइप का बनेगा, बोलो। लेकिन यहाँ से जो लिया है उसको प्रोसेस किया तो वो क्या होगा, अगुणित प्रकार का बनेगा। डिपेंड करता है ना कि आपने पूरा पराग कोश है तो अब आपने पराग कोश की कौन सी कोशिकाओं का संवर्धन किया है, ये मायने रखता है। सबसे ज्यादा जो लिया जाता है उसे बोला पराग कोश ही जाता है, लेकिन मुख्य रूप से लिया गया जाता है उसमें से पराग कण। पराग कण किससे बना हुआ, अर्धसूत्री विभाजन के बाद बनाए। तो जब अर्धसूत्री विभाजन के बाद बनाए तो एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनी होंगी, तो सब की सब कैसी होंगी, अगुणित प्रकार की। तो जो नए जो पौधे बनेंगे वो भी कैसे बनेंगे, ठीक है। इस तरीके से परागकण का संवर्धन। अब उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग पराग भ्रूण का संवर्धन, ठीक है ना। अच्छा, कभी कभी अगुणित और द्विगुणित का जो कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा ना, वो तो कल वो बता दिया था ना लास्ट टाइम में। कभी कभी ये किया जाता है कि अगुणित पौधों का, जो अगुणित बन गए ना, देखो भाई हमने अगुणित कोशिकाएं ले तो ली, लेकिन हम चाहते हैं कि जो बने पौधा वो द्विगुणित बने। कुछ नहीं करना है, अगुणित को कोल्चिसिन में रख देना है। ठीक है, कोल्चिसिन का विलयन जब देते हैं ना, कोल्चिसिन के उपचार के बाद, तो क्या हो जाता है, संवर्धन विधि से अगुणित पौधों का उत्पादन किया जाता है। कॉलिन्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि समयुग्मजीय द्विगुणित पौधों का उपयोग पादप प्रजनन कार्यों में करने के लिए कोशिकीय विधियों द्वारा इनकी गुणता निर्धारित कर दी जाती है, यानी कि अगुणित चाहिए या द्विगुणित, ठीक है ना। तो कई बार हम क्या करते हैं, अगुणित पौधों को प्राप्त करने के लिए कोल्चिसिन से उपचारित कर देते हैं। क्या होगा फिर कोल्चिसिन से, भाई देखो कोशिका विभाजन हो रहा है, ये स्थिति थी क्योंकि अगुणित। अब क्या होगा, ये ऐसे टूटेंगे ना, बाद में खींचे जाएंगे तंतुओं के द्वारा, ये टूट गए, आधे, ये तो हो गया समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री चाहिए तो क्या होगा, अर्धसूत्री में ये है कि इनकी स्थिति आधी आधी कर दी जाएगी, यानी कि ये 2 एक रह गए, ये 2 एक रह गए, यानी कि ये गए नहीं इस तरीके से, ये चले ही ऐसे गए पूरे पूरे, उपचारित कर दिया। इसीलिए तो हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, जो चाहेंगे हम चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा पौधा बनाएंगे, ठीक है ना। 4 फूल दे, 8 फूल दे, हम तय करेंगे कितने फूल लेने हमें इससे, है कि नहीं है। तो वैसे प्रकृति से खिलवाड़ है या नहीं है, प्रकृति से खिलवाड़ तब तक नहीं माना जाता ना जब तक हमारे लिए कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा उसको, हम तो उसको सदुपयोग कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी की मंशा तो ये है ना, उसका तो शुरू में ही ध्येय बता दिया था, उसका उद्देश्य यही है कि मनुष्य की जीवन शैली को बेहतर से बेहतर बनाया जाए और नई तकनीकी का उपयोग प्राकृतिक क्रियाओं में किया जाए, सिंपल, ठीक है ना। तो अगुणित पौधों में दिखाई देने वाली बहुत सारी विभिन्नता जो होती है ना, उसका परिरक्षण भी इस तरीके से किया जाता है, ठीक है ना। और इन विभिन्नताओं को क्या कहते हैं, गैमीटोक्लोनल विविधताएं। अगुणित कोशिकाओं में जो विविधताएं होंगी, भाई अगुणित तो है लेकिन उसमें क्या है, विविधताएं, मतलब एक ही से बनाए, लेकिन आपने पढ़ा था ना कैलस कल्चर में कई बार विभिन्नताएं आ जाती हैं। तो जो विविधताएं आएंगी अगुणित प्रकार की, उन्हें क्या कहते हैं, गैमेटोक्लोनल विविधताएं। उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग पराग भ्रूण के बारे में, ठीक है ना। कोई डाउट,
हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आगे क्या था, पराग भ्रूण। पराग भ्रूण का मतलब क्या होता है, पॉलन एम्ब्रियो बोलते हैं। अब यहाँ पराग भ्रूण, जब पराग भ्रूण का संवर्धन करेंगे तो उसके लिए पौधे में क्या क्या लेंगे, एंथर ही लेंगे, ठीक है। लेकिन इस बार क्या लेंगे, पराग कण मात्र कोशिका। आगे बात समझ में। और जब मात्र कोशिका ली जाएगी तो फिर उसके बाद क्या होगा, उसका कल्चर किया जाएगा, ठीक है ना। फिर उसकी मियोसिस वगैरह होगी। देखो कैसे समझो। सबसे पहले क्या ले लिया, पुष्पकलिका। पुष्पकलिका में से क्या लिया, पुष्प के दल, बाह्यदल, है ना, पुंकेसर और स्त्री केसर, सभी संरचनाएं उसके अंदर। हमें क्या करना है, पराग भ्रूण का संवर्धन करना है, तो हम क्या लेंगे, केवल पराग कोश लेंगे उसमें से, है कि नहीं। तो पराग, या हम इसको बोल देते हैं पुतंतु, एंथर लिख देते हैं। ठीक है ना। आप पुंकेसर ले लिया, पुंकेसर के बाद क्या करेंगे, इसमें से उसको काटेंगे, काटने के बाद उसकी जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, और लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या हुआ, फिर मियोसिस होगी, है ना, यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा। जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या होगा, 4 कोशिकाएं बनेंगी और चारों ही क्या होंगी, अगुणित प्रकार की होंगी, तो उन्हें क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरिक। माइक्रोस्पोरिक का मतलब क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोर्स प्री माइटोटिक स्टेज, फिर उसके बाद पूरा बनेगा, है ना, माइक्रोस्पोर। यानी कि कुल मिला के इसमें से लघु बीजाणु बनेंगे, ठीक है ना। वो आरंभिक अवस्था हो सकती है, या उनका डेवलपमेंट चल रहा हो तब हो सकती है, या पूरे बन गए हैं तब हो सकती है, ठीक है। क्यों होता है ऐसे भाई, देखो एक कोशिका है, वो 4 में सीधे ही तो विभाजित नहीं हो जाएगी। पहले क्या होगा, अगर यहाँ ये थे, इस कंडीशन में थे, है ना, 2 थे मान लो, तो क्या होगा, पहले ये 2 ऐसे होंगे उलझे हुए, है कि नहीं है। फिर ये झिल्ली खत्म होगी, ये 2 बीच में आएंगे, ये तो हमने बहुत ही शॉर्ट कर दिया ना, लेप्टोटीन जाइगोटीन सब हटा दिए अभी। फिर क्या होगा, ये दोनों ऐसे खींचे जाएंगे। अब उस कंडीशन में क्या होगा, अब फिर दूसरी चीज, इनमें अगर यहाँ 4 होते तो क्या होता है, इनका पेयरिंग बनेगी, है ना, पेयर पूरे 2 इधर 2 इधर गए। तो ये क्या है, ये भी तो मियोसिस ही है, लेकिन ये मियोसिस की क्या है, आरंभिक स्थिति। फिर आरंभिक के बाद क्या आएगी, जब ये 2 बन गए अगुणित, अभी भी ये पूर्ण हम अर्धसूत्री विभाजन नहीं कह सकते इसको, क्यों, अभी इनमें फिर से दोनों में ही घटना घटेगी, है कि नहीं है। ये ऐसे खींचेंगे, ये इसकी भी कंडीशन ये हो जाएगी। अब क्या होगा, फिर ये दोनों आगे जाएंगे, इसके पास अलग रह जाएगा, इधर अलग रह गया, इधर अलग, इधर अलग, ठीक है ना। ये क्यों, क्योंकि ये संरचना के आधार पर रहे, है कि नहीं। तो ये हो गई फिर मियोसिस की अंतिम स्थिति, है ना। तो यहाँ पे मियोसिस की 3 स्थितियां हैं, तीनों में से हम किसी एक पर संवर्धन कौन सी अवस्था में कर रहे हैं, तो वो तीनों ही अवस्था लिख देते हैं हम, है ना। लघु बीजाणु कौन सी अवस्था में है, प्रारंभिक, मध्य विभाजन, या पूर्ण विभाजन हो गया, अर्धसूत्री विभाजन, वो मैटर करता है। उसके बाद क्या होगा, चतुष्क बन जाएंगे। चतुष्क पता है ना, यानी कि एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बन गई, चारों की चारों अगुणित बनी, लेकिन चारों की चारों कोशिकाएं एक लेयर के अंदर होंगी, उसे क्या बोलेंगे, कैलोज परत, है ना। वो कैलोज परत जब गल जाती है तब वो चारों कोशिकाएं एक दूसरे से अलग होती हैं, और उनके अलग होने से फिर वो पराग कण बनता है। आई बात समझ। तो अभी क्या है, चतुष्क अवस्था। चतुष्क का मतलब क्या है, चारों हैं तो अलग अलग, लेकिन एक कैलोज की परत से ढके हुए। अब वो सीक्वेंस कैसा भी हो सकता है, लीनियर हो, या आपने पढ़ा होगा ना कि 3 इधर 4 उधर है, घनाभ स्थिति है, या टी आकार है, वो उनका क्रम अलग अलग होता है। चतुष्क हर पौधे में अलग अलग प्रकार का होता है।
तो चतुष्क अवस्था आने के बाद क्या हो जाएगा, अब इसमें 3 कंडीशन है कि हम क्या करते हैं, हमें इसमें उत्परिवर्तन चाहिए या नहीं चाहिए, वो डिपेंड करता है। अगर हमें उत्परिवर्तन चाहिए या नहीं चाहिए तो उसको क्या बोलेंगे, अनुत्परिवर्तन या अनम्यूटाजन। म्यूटाजन, म्यूटाजन समझते हैं ना आप लोग, म्यूटाजन किसे कहते हैं, उत्परिवर्तजन, यानी म्यूटेशन तो बोलते हैं उत्परिवर्तन को। और जो उत्परिवर्तन को उत्पन्न करे, कारक इसके जो होते हैं है ना, कारक, उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तजन, और यहाँ क्या बोलेंगे, म्यूटाजन्स। ठीक है, यानी कि आपने उसमें उत्परिवर्तन करने वाले कारक डाल दिए हैं या नहीं, ये डिपेंड करता है। अब क्या हुआ, अगर आपने यूनिन्यूक्लिएट कंडीशंस है, म्यूटाजन है या नॉन म्यूटाजन है, 1 मिनट रुको अभी, है ना, अगर अगुणित अवस्था है, कैसी है, अगुणित अवस्था है, और यहाँ आपने डाल दिया क्या, म्यूटाजन, 3 स्थितियां आएंगी इसमें। और तीसरे में आपने क्या किया, कोशिकाएं तो ली, लेकिन कैसी ली, 2n प्रकार की ली। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही म्यूटाजन आया आपने क्या कर दिया, उसको कॉल्चिसिन से अगुणित कर दिया, कॉल्चिसिन का उपचार कर दिया। जीरो 0.5%, 28 से 24 से 48 घंटे, 24 से 48 घंटों के लिए आपने इसको म्यूटर कॉल्चिसिन में डाल दिए। जब कॉल्चिसिन में डाल देंगे तो वो क्या था, अभी अगुणित था ना, क्या था ये, अगुणित था, क्या बन गया यहाँ पे, द्विगुणित, यानी अगुणित से द्विगुणित बनाने के लिए क्या करते हैं, कॉल्चिसिन से उपचार कर देते हैं। ठीक है, उसमें रखने से फिर इसमें फायदा क्या हुआ हमें, एक ही केंद्रक से तो 2 केंद्रक बने हैं, तो जो दोनों केंद्रक बनेंगे वो कैसे बनेंगे, समकेंद्रकी। समकेंद्रकी को क्या कहते हैं, होमोकैरियोन। आई बात समझ, होमो है, हाँ, होमो कैरियन, होमो मतलब समान प्रकार के, कैरियन शब्द कहां से आया, लैटिन लैंग्वेज से, जिसका मतलब क्या होता है, केंद्र, सेंट्रल एरिया में जो भी कुछ होगा, तो समकेंद्र की हो गया। उसके बाद क्या होगा, अभी देखो समझना स्थिति को, एक कोशिका में एक केंद्रक था, यहाँ पे आपने कोल्चिसिन से उपचारित किया, एक कोशिका में 2 केंद्रक बने, पर दोनों अलग अलग अस्तित्व में है। आगे आपने क्या कर दिया, इसका संवर्धन करवाया, तो दोनों केंद्रक एक दूसरे से क्या हो गए, सम्मिलित। अब ये 2n बोला जाएगा, इससे पहले थोड़ी था, इससे पहले तो ये क्या हुआ, n+n कंडीशन आई, फिर 2n हुआ। क्लियर हो गई बात, अंतर है 2n और n+n में, बोलो समझ आ रहा है कि नहीं। एक कोशिका में एक केंद्रक है तो उसे क्या बोलेंगे, n। अब उसने कोशिका विभाजन करके या केंद्रक विभाजन करके 2 केंद्रक बना दिए, तो इसे आप द्विगुणित अवस्था नहीं कह सकते हो, इसे आप द्विकेंद्रकी अवस्था कहोगे, क्योंकि द्विगुणित का तो मतलब है ये दोनों केंद्रक एक दूसरे से जुड़ जाएं, सम्मिलित हो जाएं। अभी यहाँ सम्मिलित नहीं हुए, दोनों का अस्तित्व अलग अलग है, तो ये है n+n की अवस्था और ये है 2n की अवस्था। आगे बात समझ में, और ये तो पहले से अगुणित है, ये अंतर होता है। ठीक है ना, जब कुछ समझना आए ना तो जो सामने चल रहा हो उस पर ध्यान दे देना चाहिए, वो तो समझ आए कम से कम, कुछ और नहीं तो क्या होगा, ये सोच बच्चों को मार डालती है कि हमने ये भी नहीं पढ़ा था, वो भी नहीं पढ़ा था, अब कुछ होना नहीं है, अब पता नहीं क्या होगा। ठीक है, तो जो बीत गया सो बीत गया, जो अभी चल रहा है उस पर तो ध्यान दो कम से कम। आगे यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन में क्या होगा, कल्चर मीडियम में डाल देंगे, फिर उसको कैलस को बनाएंगे हैप्लॉइड कंडीशन में, यानी कि इसको क्या कर दिया, संवर्धन कर दिया इसका।
और जब संवर्धन कर दिया तो फिर उसके बाद इसमें से क्या बन गया, कैलस बन गया। और कैलस बनने के बाद इससे अगुणित प्रकार का क्या हुआ, अगुणित प्रकार का नया पौधा बनके तैयार हो गया। दूसरी चीज 2n टाइप के लिए, और उसके बाद उसको कल्चर मीडियम में क्या कर दिया, हैप्लॉइड कंडीशन थी। साफ नहीं दिख रहा क्या, एक मिनट पे ही है ना, क्लियर दिख रहा होगा, अभी दिख रहा है क्लियर एकदम। अब दिख रहा होगा, ठीक है। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं हैंडराइटिंग खराब है, तो भाई ये तो मैं कई दिनों से लिख रही हूँ, आज पहली बार तो खराब होगी नहीं एकदम से। चलो ठीक है, आई होप कि अब सही दिख रहा होगा, नहीं तो बड़ा लिख दूंगी, ठीक है ना। आगे द्विगुणित अवस्था न होकर के यहाँ पर क्या है, 2n कंडीशन न लेकर के ज्यादातर लिया जाता है। तो इधर तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है। जब n+n यानी कि क्या हो गया, बाई न्यूक्लिएट, द्विकेंद्र की, द्विकेंद्र की अवस्था आ गई, ठीक है ना। अब इस द्विकेंद्र की अवस्था के बाद क्या होगा, द्विकेंद्र की अवस्था के बाद उसको संवर्धन माध्यम में रखा जाता है, और इस बार संवर्धन इस तरीके से किया जाता है, कैलस संवर्धन डायरेक्ट हो गया, और उसके बाद फिर से ये अगुणित प्रकार के ही पौधे बनाएगा। यानी कि ये समझ लीजिए, प्राक भ्रूण का मतलब है अगुणित और द्विगुणित दोनों प्रकार के पौधे हम बना सकते हैं। कैसे, देखो अगर अगुणित ही बनाने हैं तो अर्धसूत्री विभाजन के बाद या तो हम संवर्धन में ही ऐसी कोशिका लें जिसमें एक ही केंद्रक है, ठीक है। ये ऐसी को इधर समझा देती हूँ, एक कोशिका हमने ऐसी ली जिसमें एक ही केंद्रक है, दूसरी हमने ऐसी ली जिसमें भी एक ही केंद्रक है, और तीसरी हमने ऐसी ली जिसमें दो केंद्रक हैं। अब हमें सीधी सी बात पता है, ये तो हमेशा ऐसे ही बनाएगी चाहे कितना ही मीडियम दे दो। इसको हमने सावधानी से ऐसा मीडियम दिया कि इसने बनाए तो सही, लेकिन सबकी कोशिका भित्ति ऐसे बन गई, यानी कि सब में अगुणित स्थिति आ गई ना। इसमें हमने कॉल्चिसिन डाल दिया तो एक से दो बने, और फिर इन दोनों को हमने फ्यूज करवा दिया, तो अब जो बनेंगे वो 2n टाइप के बनेंगे। बोलो ठीक है। अब आप बोलोगे ये क्या है, तो ये तो पादपक की संरचना है, इसको ऐसे बनाओ, या सीधे इस पे लिख लो पादपक, यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम, प्लांटलेट्स, ठीक है। ये तीन स्थितियां हैं, चाहे ये कंडीशन हो n टाइप है तो n ही रहेगा, n टाइप है n रहेगा, ये n+n था फिर भी इसने n टाइप का दिया, n तो हमेशा n ही दे रहा है। लेकिन तीसरी कंडीशन ये है कि n to n कंडीशन भी दे सकता है। आगे बात समझ में, हाँ भाई क्या नाम है, बीके, अब तो साफ दिखाई दे रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो इसके बाद पराग कोश के अगुणित और द्विगुणित प्रकार के पौधों, इस तरीके से पौधे निर्मित हो गए, ठीक है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं भ्रूणाभ परिवर्धन, ठीक है। भ्रूणाभ परिवर्तन का मतलब क्या होता है, कोशिका विभाजन के बाद परागकण क्या होंगे, भित्ति में से फट जाएंगे, भित्ति फट जाएगी ना उसकी, हाँ जी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसको इरेज करके आगे करवा देती हूँ, ठीक है ना। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो याद रखने वाली चीज थी वो क्या थी, कॉल्चिसिन क्या करेगा, अगुणित को
द्विगुणित कर देगा, ठीक है ना। अब पराग कोश का तो हो गया भ्रूणाभ परिवर्धन, है ना। भ्रूणाभ परिवर्धन की बात करें तो इसका मतलब क्या होगा, देखो भाई ये एक स्त्री केसर है, इस स्त्री केसर के अंदर ये क्या होगा, यहाँ बीजांड होगा। ये यहाँ पे पुंकेसर होगा, ये यहाँ पे दल होगा, ये बाह्य दल होगा। ठीक है, ये पुष्पासन तो बहुत ही बेकार बन गया, चलो ठीक है, जो भी बन तो गया। अब इसके अंदर क्या होगा, अभी पहले क्या बन रहे थे, पराग कण। अभी पहले क्या बनते हैं, लघु बीजाणु बनते हैं। लघु बीजाणु बनने का मतलब यह है एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बन गई, कैलोज परत थी। फिर टैपिटम क्या करती है, एक टाइम पे जाकर के यहाँ से रसायन स्रावित करती है, ठीक है। अब वो 2 तरीके से रसायन स्रावित करती है, आपने पढ़ा होगा, या तो वो खुद ही श्रावण शुरू कर दे यहाँ से, है ना, या फिर क्या होता है कोशिकाओं को बीच में छोड़ दे और कोशिकाएं बीच में जाके बस्ट हो जाती हैं, तब वो पोषण देती है। 2 तरीके से, अमीबीय गति या यूबिश बॉडी। अगर यहाँ से धीरे धीरे श्रावण करती है तो एक पैकेट सा बना के भेजती है यहाँ से, और उसको क्या बोलते हैं, यूबिश काय, ठीक है। जब उससे पोषण लेंगे परागकण तो कैलोस परत घुल जाएगी, और उसके बाद ये 4 अलग अलग कोशिकाएं बन जाएंगी, बन गई। इन 4 अलग अलग कोशिकाओं में क्या होगा, फिर तो आपने पढ़ा होगा, ये स्थिति होती है, एक होती है जनन कोशिका, एक होती है कायिक कोशिका, है ना, और जनन कोशिका के 2 केंद्रक बन जाते हैं, ये अंतःचोल होता है, और बाहर इसमें स्पोरोपोलिनिन का बाह्य चोल होता है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर स्पोरोपोलिनिन नहीं होता है, जहां स्पोरोपोलिनिन नहीं है उसे क्या कहते हैं, जनन छिद्र। यहाँ है, फिर यहाँ नहीं है, ये स्थिति आ गई। तो ये जो खाली जगह रह गई और ये जो खाली जगह रह गई, ये क्या बोले जाएंगे, जनन छिद्र। इन्हीं के माध्यम से क्या बनेगी, जनन नलिका, पॉलन ट्यूब, ठीक है ना, पराग नलिका बोलेंगे। तो क्या होगा, बाद में एक टाइम पर क्या होगा, ये आकर के बाहर फट जाते हैं, ठीक है। जब फट जाएंगे यानी स्पोरोपोलिनिन गल जाएगा। देखो कितनी कमाल की बात है, प्रकृति में हर पौधे में एक समझ होती है, एक केमिकल इंटरेक्शन होगा। इसको अब देखो भाई, ये पुष्प तो खुला हुआ है ना, इसे क्या पता है इसके ऊपर कौन सा परागकण है, नहीं पता। तो ये क्या करेगा, यहाँ से रसायन स्रावित करेगा, और ये भी यहाँ से पहचानेगा। जब पहचान लेगा तो उसे बोलते हैं वर्तिकाग्र परागकण पारस्परिक क्रिया, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम +2 होता है। जब ये स्रावित करेगी तो ये पहचान लेगी पहले कि ये मेरी ही जाति का है या नहीं है। नहीं तो आम के ऊपर गुलाब के भी तो फूल आ सकते थे, आधा गुलाब और आधा आम, कैसे गजब होता, नहीं, ऐसा नहीं हो पाता है। क्यों, क्योंकि परागकण वो आम का पौधा है तो वो पहचान लेगा कि आम के ही आए या नहीं आए, है ना। तो फिर क्या होगा, फिर उसके बाद ये आगे जाकर के क्रिया करेगा। यानी कि कई बार ये इस तरीके से वेस्ट भी हो जाते, जरूरी थोड़ी ना इसके परागकण इसी पर गिरे, कहीं और भी गिर सकते हैं, इसीलिए परागकण अधिक मात्रा में बनाए जाते हैं। जिसकी सर्वाइबिलिटी कम होती है यानी जिंदगी कम होती है, वही उत्पादन ज्यादा करता है। सीधी बात है, ये डार्विन ने समझाया है, पूरे लॉ है उसके, ठीक है। तो वो अभी अपना टॉपिक नहीं है। होता क्या है, जब ये स्पोरोपोलिन का कवर हट जाएगा, बाह्यचोल फट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसके फटने के बाद अंतःचोल है, अंतःचोल में 2 ये केंद्रक और ये स्थिति है, ये बाहर आ गया, यानी द्विकोशिकीय त्रिकेंद्रकी, ठीक है ना। जब ये आ गए तो इसके बाद क्या करेंगे, इसको संवर्धित कर देंगे। संवर्धित करने के बाद क्या करेंगे हम, इसमें अब ये कोशिका है ना हमारे लिए, तो क्या होगा, जनरली हमें पता है कि जब आगे निषेचन होता है तो कायिक केंद्रक वैसे भी किसी काम का नहीं होता है, ये नष्ट हो जाता है। अब जो ये 2 केंद्रक हैं ये आगे जाकर के वृद्धि करेंगे, एक यहाँ अंड कोशिका से मिलेगा, एक यहाँ ध्रुवीय केंद्रक से मिलेगा, तभी तो द्विनिषेचन त्रिक संलयन बोला जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अभी इसके अंदर 2 केंद्रक इस स्थिति में है। अब हमने क्या कर दिया, इसको कैलस के अंदर डाल दिया, कैलस बना दिया, सॉरी, संवर्धन माध्यम में डाल दिया। अब हमारी मर्जी, अगर हम इसमें से मूलांकुर बना रहे हैं तो कौन सा हार्मोन डालेंगे, बताइए भाई।
हम चाहते हैं कि अब ये जड़ बनाए पहले, तो हम क्या डालेंगे? ठीक है ना भाई, पुष्पेंद्र ने तो जवाब दे दिया, और बाकी अब आप लोग बताओ, इतने दिनों से क्लास तो ले ही रहे हैं ना, ना तो पता होगा ही। तब तक आप रिजॉइन कर लीजिए, ठीक है, सोच लीजिए।